बोल रहा था। ओके, सो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर पीवी सिस्टम में देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की माउंटिंग सिस्टम होती है। माउंटिंग मीन्स कि हम कैसे पीवी पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप सबको आइडिया होगा, जो हम अपने छतों के रूफ पर इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपके फोटोग्राफ अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चाहे आपका वो स्कूल की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो या कोई फैक्ट्री हो, इसके रूफ पर हम पीवी पैनल्स इंस्टॉल करते हैं एंड देन सन की रेडिएशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हम करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रूफ बेसिकली माउंटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रूफ माउंटेड सिस्टम। ओके, जिसको हम छत के रूफ पर माउंटेड करते हैं। अगेन रूफ माउंटेड दो टाइप का हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे प्रीफैब शेड होते हैं, कहीं पर आरसीसी शेड होता है। प्रीफैब मीन्स वो जो टीन वाले शेड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीफैब शेड्स। और जैसे आपके घरों का छत होते हैं, दैट इज द आरसीसी शेड्स। तो अगेन दोनों पर माउंटिंग करने का जो तरीका है या माउंटिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रीफैब पर, टीन शेड्स पर और आपके आरसीसी शेड्स पर, दोनों में डिफरेंस होता है। तो दिस इज योर रूफ माउंटेड एक सिस्टम है। दूसरा जो आपकी माउंटिंग सिस्टम होता है वो होता है ग्राउंड माउंटेड, राइट? जो कि हम कमर्शियली सोलर मोस्टली ग्राउंड पर जो माउंट करते हैं। तो ग्राउंड माउंटेड सोलर हमारे हैं, जहाँ पर जो बिग बिग कैपेसिटी ऑफ सोलर पीवी पावर प्लांट जो हम इंस्टॉल करते हैं। तो ग्राउंड माउंटेड में अगेन आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं माउंटिंग करने का। एक होता है फिक्स टिल्ट, दूसरा होता है सिग्नल टिल्ट और तीसरा होता है ट्रैकर। तो टिल्ट आई थिंक ऑल आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जिस एंगल पर हम पीवी मॉड्यूल को माउंट करते हैं, क्योंकि हम तो फ्लैट 100% फ्लैट 180 तो पीवी मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर 180 पीवी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो पीवी मॉड्यूल पर रेडिएशन फॉल क्या होगा? बहुत कम। तो हमें सन के एंगल को कंसीडर करते हुए उस लोकेशन के हिसाब से हम एक ऑप्टिमाइज एंगल कैलकुलेट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? टिल्ट एंगल। आई थिंक आप लोगों ने आइडिया होगा। सो ग्राउंड माउंटेड में जो टिल्टिंग के बेसिस पर जो माउंटिंग स्ट्रक्चर हम प्लान करते हैं, तो एक फिक्स होता है जिसमें कि हम टिल्ट एंगल हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं, एक ऑप्टिमाइज टिल्ट कैलकुलेट कर कर। तो उसको हम बोलते हैं फिक्स टिल्ट टाइप ऑफ ग्राउंड माउंटेड सिस्टम। एक होता है सीजनल टिल्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वह सीजन टू सीजन चेंज होता है। तो इस कारण क्या होता है कि अर्थ एंड सन के बीच का जो एंगल है किसी भी लोकेशन पर, वह एंगल भी चेंज होता है। तो इस कारण हमारा क्या होता है ना, पीवी मॉड्यूल पर जो स्ट्रक्चर जो पीवी मॉड्यूल और वो स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उस पर सन का रेडिएशन फॉल भी क्या करता है, विद सीजन डिफरेंट डिफरेंट करता है। तो हम सीजन के अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमाइज टिल्ट एंगल कैलकुलेट करते हैं और उसको हम बोलते हैं सीजनल टिल्ट। तो जैसे सीजनल टिल्ट में क्या होता है, मोस्टली 2 सीजनल टिल्ट हम चलाते हैं बड़े प्लांटों में, और छोटे प्लांटों में 3 सीजनल टिल्ट भी कभी-कभार चला देते हैं, बट मोस्टली 2 ही चलाते हैं, एक विंटर के लिए और एक समर के लिए। तो ये एंगल हम चेंज करते हैं, विंटर के लिए कुछ एंगल रखते हैं, समर के लिए कुछ एंगल रखते हैं। सो दिस टाइप ऑफ माउंटिंग सिस्टम कॉल्ड सीजनल टिल्ट माउंटिंग सिस्टम। अगेन ये ग्राउंड माउंटेड में ही हम यूज करते हैं। तीसरा एक ऑप्शन है आपका ट्रैकर। ट्रैकर आई थिंक आप भी सब समझ रहे होंगे कि जो जो मॉर्निंग टू इवनिंग अगर आप सन का पाथ देखें, सो ईस्ट टू वेस्ट जो साउथ होते हुए सन जाता है, तो सन का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पीवी पैनल मॉर्निंग टू इवनिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो आपके ट्रैकर होते हैं, वो ट्रैकर अगेन अपना एंगल चेंज करते रहते हैं सन के रिस्पेक्ट में। मॉर्निंग के टाइम पर सन आप देखोगे तो 90% नॉट 90, यू कैन से अप्रॉक्स 180 आ जाता है। धीरे 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 सन ऊपर आपके जाता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में आपका ट्रैकर क्या करता है, एंगल अपना चेंज करता रहता है, प्लस माइनस 50 के बीच में या प्लस माइनस 55 के बीच में। और फिर जैसे ईस्ट से वेस्ट आएगा, वो पूरा अपना ट्रैक चेंज करता है। अगेन अब ट्रैकर क्या हो जाता है, दो टाइप का हो जाता है। सिंगल एक्सिस ट्रैकर होता है और ड्यूल एक्सिस। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये सब फिक्स्ड टाइप ऑफ मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है। आई थिंक आप सब जानते होंगे।
तो फिक्स टिल्ट में क्या है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ओके, जैसे ये इसमें 4 रोल लगे हुए हैं, ये लैंडस्केप में मॉड्यूल लगे हुए हैं। अब मॉड्यूल जो माउंटिंग करते हैं किसी एमएमएस पर, सो 2 वे से माउंटिंग करते हैं, या तो पोर्ट्रेट फॉर्म में या तो लैंडस्केप में। तो पोर्ट्रेट फॉर्म में ना होकर यहाँ पर लैंडस्केप में मॉड्यूल माउंटेड है, तो 4 रो लगे हुए हैं, एक एमएमएस और ये दूसरा एमएमएस है। तो एक एमएमएस के सेंटर से दूसरे एमएमएस के सेंटर के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, पिच। आई थिंक आप सब जानते होंगे, एक एमएमएस के सेंटर से दूसरे एमएमएस के सेंटर के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, पिच। और ये एमएमएस टू एमएमएस जो गैप होता है, इसको इंटररोअस स्पेसिंग भी बोलते हैं। अब ये पिच और जो ये इंक्लाइंड है, कि जो इंक्लाइंड है ये स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिल्ट, कि कितने एंगल ये स्ट्रक्चर इंक्लाइंड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिल्ट। तो अगर आप ये एमएमएस को हाईली टिल्टेड करते हैं, अगेन आप देखिए हाईली टिल्ट करेंगे तो इस एमएमएस का पीछे शैडो आ रहा है, तो शैडो का इंपैक्ट आएगा। अब उस शैडो के इंपैक्ट से बचाने के लिए सेकेंड रो का जो एमएमएस है, फर्स्ट रो के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस पर आपको इंस्टॉल करना, मतलब आपको पिच वैल्यू क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है शैडो के इफेक्ट से बचाने के लिए, अगर आप ज्यादा टिल्टेड मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। तो हम एक ऑप्टिमाइज टिल्ट और पिच कैलकुलेट करते हैं, जो कि पीवीसिस्ट के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। मैं जब पीवीसिस्ट आपको पढ़ाऊंगा तो गाइड भी करूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं पिच टिल्ट का, क्या टिल्ट एंगल होना चाहिए, क्या पिच होनी चाहिए किसी भी लोकेशन का। तो ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है और उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं। सो ये क्या है आपका फिक्स टिल्ट टाइप ऑफ एमएमएस। सीजनल टिल्ट एमएमएस भी सेम ऐसा ही होता है। ओनली डिफरेंस क्या रहता है कि जो ये एमएमएस का ये सपोर्टिंग एंगल्स है ना, ओके, आपके राफ्ट के साथ, तो ये एंगल ना यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस रहते हैं बोल्ट का, कि इस बोल्ट पर चलाओगे तो ये एंगल हो जाएगा, इस बोल्ट पर चलाओगे तो ये एंगल हो जाएगा। तो वो आप सीजन के हिसाब से वो एंगल हम इस एमएमएस का चेंज करते हैं, मैनुअली चेंज करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, सीजनल टिल्ट। आजकल सीजनल टिल्ट में लोग नहीं जा रहे हैं, रीजन बिहाइंड कि आप मैनुअली नंबर स्ट्रक्चर का, इतने बिग बिग साइज के प्लांट आ रहे हैं आज के टाइम में, 200 मेगावाट, 250, 300, 600, 1000 मेगावाट तक के सोलर प्लांट वन लोकेशन पर लग रहे हैं। तो आप समझिए कितने स्ट्रक्चर का मैनुअली एंगल चेंज करना बेसिकली ह्यूज मैन पावर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो लोग आजकल सीजनल टिल्ट को अवॉइड कर रहे हैं, सीजनल टिल्ट ना लेकर, या तो अगर उनको ज्यादा एनर्जी गेन चाहिए तो वो जाते हैं ट्रैकर में। देखिए अब ये क्या होता है, जो भी ये मॉड्यूल माउंटिंग सिस्टम है, ये सब सिस्टम आपका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन आपके पीवी मॉड्यूल पर ज्यादा टाइम तक फॉल करे। तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन पीवी मॉड्यूल पर ज्यादा टाइम के लिए फॉल करेगा तो क्या होगा, आपके पीवी पैनल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन करने के लिए आप क्या करते हो, टिल्ट और पिच ऑप्टिमाइज करते हो। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन करने के लिए आप सीजनल टिल्ट में जाते हो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन करने के लिए आप ट्रैकर में भी जाते हो, राइट। तो अगर आप देखिए तो सबसे कम एनर्जी आपका प्रोड्यूस फिक्स टिल्ट में ही होता है, अगर मैं कंपेयर करूं ट्रैकर, सीजनल टिल्ट और फिक्स टिल्ट में, क्योंकि इसमें एक ही फिक्स टिल्ट है, एक ही एंगल है, और जो सालों भर सेम रहता है। तो इसके केस में क्या होता है कि आपको एक ही टाइप का, मतलब विंटर में भले ही सन का लोकेशन पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन आप वही एंगल रखे हो, समर में वही रखे हो, तो अगेन आपको रेडिएशन का वेरिएशन दिखता है। तो उसके हिसाब से आपका एनर्जी जो सबसे ज्यादा सबसे कम जो प्रोड्यूस होता है वो फिक्स टिल्ट में ही होता है। बट फिक्स टिल्ट की कुछ एडवांटेज भी है। सबसे पहला कि ये किसी भी टाइप ऑफ लैंड पर आप इसको इंस्टॉल करते हो, तो आजकल तो आपको फ्लैट लैंड कहीं मिलना है नहीं, तो आपको अनडुलेटेड लैंड मिलते हैं जहां पर बहुत सारे स्लोप वेरिएशन रहते हैं। तो वैसे वेरिएशन वाले लैंड में आप फिक्स टिल्ट स्ट्रक्चर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। इंस्टॉलेशन टाइम भी क्या होता है इस स्ट्रक्चर का, बहुत कम होता है। तो इसलिए मेजर मेजर जो कमर्शियल सोलर पीवी प्लांट है बड़े से बड़े साइज का, तो हम क्या प्रीफर करते हैं, फिक्स टिल्ट। सीजनल मैंने आपको बताया, सीजनल में प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैनुअली बार बार सीजन टिल्ट चेंज करना वो आपके लिए चैलेंजिंग है। जो ट्रैकर है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रैकर अपना
एंगल क्या करता है, मतलब वो रोटेट करता रहता है वन एक्सिस पर विथ रिस्पेक्ट टू सन पाथ, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग जो साउथ होते हुए सन आपका रोटेट करता है, तो उसको ट्रैक करते हुए अपना ये टिल्ट एंगल ओनली चेंज करता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है सिंगल एक्सेस ट्रैकर। एक दूसरा टाइप का एक्सेस ट्रैकर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूल एक्सेस ट्रैकर, जो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ड्यूल एक्सेस ट्रैकर। अब ड्यूल एक्सेस ट्रैकर में क्या है कि ये टिल्ट एंगल भी चेंज करता है और पीवी पैनल की जो फेसिंग है ये इस सन, मतलब मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ फेसिंग कर लेगा, फिर जैसे जैसे डे आपका होता जाएगा तो ये साउथ की तरफ फेसिंग करेगा, फिर धीरे धीरे वेस्ट की तरफ फेसिंग करेगा और साथ में टिल्ट एंगल भी एडजस्ट करता रहता है। सो इस टाइप के मॉड्यूल माउंटिंग सिस्टम को हम ड्यूल एक्सेस ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। बट कमर्शियली जो आपके सोलर पीवी पावर प्लांट होते हैं वहां पर ये ड्यूल एक्सेस ट्रैकर सिस्टम हम नहीं इंस्टॉल करते। रीजन बिहाइंड, इसकी ट्रैकर की कॉस्ट वेरी हाई है। दूसरा, स्पेस रिक्वायरमेंट, लैंड रिक्वायरमेंट इस टाइप के ट्रैकर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ड्यूल एक्सेस ट्रैकर आप कमर्शियली किसी भी प्लांट में लगे हुए नहीं देख सकते। मोस्टली सिंगल एक्सेस ट्रैकर हम यूज करते हैं। और सिंगल एक्सेस ट्रैकर का एडवांटेज क्या है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी गेन दिखने को मिलता है, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें दिखता है कंपेयर टू आपके फिक्स्ड टिल्ट। सो ये आपके ग्राउंड माउंटेड माउंटिंग सिस्टम है। तीसरा जो माउंटिंग सिस्टम है वो है आपका फ्लोटिंग सोलर। देखिए, फ्लोटिंग सोलर को ये ज्यादा पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है, लगभग लास्ट 6 ईयर से इंडिया में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किए। और मोस्टली देखें तो ये उस टाइप का क्या बोलते हैं अचीवमेंट या उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं इस इंडस्ट्री में, फ्लोटिंग में सोलर में दिखा जितना हम लास्ट 6 ईयर में एज्यूम किए थे। अगेन उसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है, वो हम बाद में चीजें समझेंगे। पहले हम इसकी समझते हैं कि क्या है फ्लोटिंग सोलर। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नीचे क्या है, वाटर। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे एरिया में क्या रहता है, वाटर लॉगिंग रहता है। वाटर लॉगिंग का मतलब पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है, सालों के भर पानी इकट्ठे रहते हैं, जैसे कोई वाटर रिजर्वर हो, या जैसे आप कोई थर्मल पावर प्लांट में देखें तो उसका जो वाटर रिजर्वर एरिया रहता है वहां पर पानी हमेशा एक रिजर्वर के अंदर हमेशा स्टिल वाटर रहता है, या कोई पॉन्ड हो, राइट, या कोई लेक हो जहां पर कि वाटर हमेशा स्टिल हो। अगेन आप समझने की कोशिश करिए कि जहां पर वाटर में फ्लो ना हो, मूवमेंट ना हो। जैसे कि आप देखिए रिवर में वाटर क्या है, कंटिन्यूअसली फ्लो में है, कि एक साइड से पानी हमेशा सालों भर बह रहा है। अगर आप सी में देखें तो ह्यूज वेव है वाटर में, कि पानी आपके ऊपर जाती है, कब डाउन होता है, कब हाई वेव आता है, कब हाई फ्लैक्चुएशन होता है। तो मोस्टली जो हम फ्लोटर सोलर इंस्टॉल करते हैं, कहाँ इंस्टॉल करते हैं, आपके स्टिल वाटर में, वाटर लॉगिंग एरिया में, जहां पर कि पानी इकट्ठा रहता हो, ठीक है ना। सो उन सब एरिया में हम फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो वाटर लॉगिंग एरिया है, वाटर रिजर्वर्स है, पॉन्ड्स है, लेक है, ये जहां है उस एरिया को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपका केवल पॉन्ड है या रिजर्वर है, पानी लगा हुआ है, आप उस पानी लगे होने एरिया को जितना, मान लो हजारों, हजार तो नहीं, मान लो 100 एकड़, 200 एकड़, 250 एकड़ या 70 एकड़ में आपका कोई बड़ा रिजर्वर है, तो पानी लगा हुआ है, पानी के उस एरिया को, सरफेस एरिया को हम क्या यूज कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग सोलर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें हम कोई एडिशनल लैंड की वेस्टेज नहीं करते हैं। वाटर लॉगिंग के कारण ऑलरेडी उतना एरिया लैंड आपका वेस्टेज है, तो उस वाटर लॉगिंग वाले एरिया पर हम ऊपर पीवी पैनल इंस्टॉल कर कर, वाटर लॉगिंग लगा हुआ है, अब उसके लिए कोई एडिशनल आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या सोलर इंस्टॉल करने के लिए कोई एडिशनल आपको लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी वाटर लॉगिंग एरिया पर आप पीवी पैनल इंस्टॉल कर कर, फ्लोटिंग पीवी पैनल इंस्टॉल कर कर आप क्या कर रहे हो, एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हो। तो सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग सोलर हम कहाँ इंस्टॉल करने की प्रीफर करते हैं, वाटर लॉगिंग एरिया में।
जहां पर कि आपकी लैंड वेस्टेज तो है ही, लेकिन उस लैंड को आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। जैसे आप लोग थर्मल पावर प्लांट देखिए तो आपके हर प्लांट के अंदर वाटर, बड़े बड़े साइज के वाटर रिजर्वर्स है। अब वो तो वाटर रिजर्वर्स है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, अगर उसी के अपर सरफेस को आपने यूज कर लिया, फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल किया और उससे एक्स्ट्रा और आपने वहां पर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे, तो वो लैंड भी आपका यूज हो गया, वाटर लॉगिंग भी रहा, मतलब रिजर्वर के अंदर पानी भी रहा, और आपने उसमें कुछ एडिशनल डेवलपमेंट भी कर लिए। तो दिस इज द योर फ्लोटिंग सोलर। तो फ्लोटिंग सोलर हम कहाँ इंस्टॉल करते हैं, ये चीज हमेशा दिमाग में रख लीजिए। हम फ्लो वाले वाटर पर कभी भी फ्लोटिंग सोलर नहीं इंस्टॉल कर सकते, ना ही हाईली वेव वाले वाटर पर। हाईली वेव का वाटर का मतलब आप समझ लीजिए जो सी वाटर है, वहां पर हम कभी भी फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल नहीं कर सकते। फ्लोटिंग सोलर ओनली स्टिल वाटर में ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर कि वाटर में वेव बहुत कम हो, वाटर जस्ट कलेक्टेड हो, कुछ एरिया में वाटर में कोई फ्लो ना हो। अब इसकी एडवांटेज तो हमने समझ लिया कि लैंड की यूटिलाइजेशन है, लैंड की कोई वेस्टेज नहीं है। फ्लोटिंग सोलर की एक और एडवांटेज है कि जो फ्लोटिंग सोलर से हम एनर्जी जनरेशन करते हैं, वह जनरेशन कंपेयर टू ग्राउंड माउंटेड ज्यादा होता है। मान लीजिए आपके पास एक 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है और 100 मेगावाट का आपका ग्राउंड माउंटेड है। तो फ्लोटिंग सोलर का भी जो टिल्ट एंगल होता है वो फिक्स होता है, और ग्राउंड माउंटेड का कोई टिल्ट, फिक्स टिल्ट टाइप का प्लांट है, माउंटिंग सिस्टम वहां पर फिक्स टिल्ट लगा हुआ है। तो फिक्स टिल्ट 100 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड प्लांट है, और फिक्स टिल्ट मतलब फ्लोटिंग सोलर में तो फिक्स टिल्ट ही होता है, फिक्स टिल्ट का आपका 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर है। तो फ्लोटिंग सोलर से आप ज्यादा एनर्जी जनरेशन करते हैं कंपेयर टू ग्राउंड माउंटेड। तो इसका रीजन जो होता है वो होता है टेम्परेचर। आपने ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके होंगे, मॉड्यूल के ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मॉड्यूल की पावर जनरेशन क्या होता है, कम, राइट। वोल्टेज क्या होता है मॉड्यूल का, रिड्यूस होता है, घटता है टेम्परेचर बढ़ने से। तो आपका जो पीवी पैनल किसी ग्राउंड माउंटेड पर इंस्टॉल्ड है और कोई पीवी पैनल आपकी वाटर में इंस्टॉल्ड है, तो दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन है, सन के रेडिएशन के कारण या डे के कारण। तो जो आपका फ्लोटिंग सोलर होता है वो कूलिंग इसमें, मतलब बेसिकली आपका वाटर टेम्परेचर के कारण या उस लोकेशन की टेम्परेचर के कारण यहाँ पर जो जनरेशन होता है वो बेटर होता है, अप्रॉक्स 3 to 4% आप गेन देखते हो कंपेयर टू ग्राउंड माउंटेन। सो ये एक बेटर चीज है इसमें। एक और एडवांटेज क्या होता है, अगर आप फ्लोटिंग सोलर किसी रिजॉर्वर या वाटर बॉडी या वाटर लॉगिंग एरिया पर आप इंस्टॉल कर दिए, तो एडिशनल एडवांटेज क्या है, देखिए आपका कोई वाटर लॉगिंग एरिया, पॉन्ड्स है, कुछ भी है, तो समर के टाइम पर क्या होता है, ज्यादा सन की रेडिएशन, सन की रे फॉल करने से वाटर की इवेपरेशन होता है। इवेपरेशन का मतलब आपका स्टीम बनकर वाटर धीरे 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 ऊपर चली जाती है, और पूरा फिर पॉन्ड क्या होता है, पानी उसकी सूख जाती है। तो अगर आप पानी के ऊपर ये पीवी पैनल फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल करते हैं, तो जो इवेपरेशन होता है वो स्लो हो जाता है। मान लीजिए आपका जो पॉन्ड बहुत जल्दी सूख जाता है, विद इन 1-2 मंथ ऑफ समर, वो पॉन्ड 2 मंथ 3 मंथ में सूखेगा नहीं, और लॉन्ग टाइम तक वाटर उस रिजर्वर के अंदर या पॉन्ड के अंदर रहेगा। इवेपरेशन क्या हो जाता है इससे। तो अगेन इसका एडवांटेज क्या हुआ कि आप वाटर की सेविंग कर रहे हो, राइट ना। तो वाटर लॉन्ग टाइम तक अगर आप पॉन्ड्स में रहा था और पॉन्ड्स का वाटर आप यूज कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो लंबे टाइम तक वो वाटर आपके रिजर्वर में रहेगा। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, फ्लोटिंग सोलर का एडवांटेज। ओके, तो ये चीज है आपका फ्लोटिंग कंसेप्ट। अब इस फ्लोटिंग के बारे में हम डिटेल से गो थ्रू करना शुरू करेंगे कि अभी तक हमने जो भी चीजें समझा, जस्ट माउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हम यहाँ पर क्या समझने अब शुरू करने जा रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर। तो फ्लोटिंग सोलर शुरू करने से पहले सबसे पहला जो चीज हमें समझना है कि जो फ्लोटिंग सोलर है उसके, देखो मॉड्यूल, इन्वर्टर्स, केबल, ये तो यूनिवर्सल हर सभी टाइप के सोलर में यूज होने हैं। तो एडिशनल कुछ क्या एडिशनल चीजें हैं जो कि हम फ्लोटिंग सोलर में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फ्लोटिंग सोलर के कंपोनेंट, और वो किसकी बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि व्हाट आर मेजर कंपोनेंट हम क्या कर रहे हैं फ्लोटिंग सोलर में
यूज करेंगे। तो हम कंपोनेंट के बारे में सबसे पहले समझेंगे फ्लोटिंग सोलर के कि क्या-क्या मेजर कंपोनेंट है फ्लोटिंग सोलर्स के, एंड देन उसके स्ट्रक्चर हम कैसे फाइनलाइज करते हैं, उसकी लेआउट हम फ्लोटिंग सोलर्स के कैसे बनाते हैं, कैसे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे फ्लोटिंग सोलर में केबलिंग वर्क करते हैं, कैसे फ्लोटिंग सोलर्स में इन्वर्टर का प्लेसमेंट करते हैं, देन उसका आपका फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को कैसे हैंगिंग करते हैं। तो ये सब चीजें धीरे-धीरे फ्लोटिंग सिस्टम में अर्थिंग कैसे डिजाइन करते हैं, लाइटनिंग प्रोटेक्शन कैसे करते हैं फ्लोटिंग सोलर का। तो ये सब चीजें धीरे-धीरे वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोटिंग सोलर के कंपोनेंट के बारे में समझेंगे कि फ्लोटिंग सोलर्स के अंदर क्या-क्या मेजर कंपोनेंट हम यूज करते हैं। ठीक है? नाउ एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि इसमें कोई लैंड की वेस्टेज नहीं है। जो भी वाटर आपकी वाटर लॉगिंग एरिया है उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर को हम इंस्टॉल कर देते हैं। अनदर एडवांटेज आप देख सकते हो कंपेयर्ड टू ग्राउंड माउंटेड आपकी ह्यूज स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो वो ये आपका स्ट्रक्चर कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है कंपेयर्ड टू फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप कंपैरिजन करेंगे मेगावाट टू मेगावाट मींस पर मेगावाट जो आपके स्ट्रक्चर कॉस्ट नॉर्मली आप ग्राउंड माउंटेड सोलर में देखें तो अप्रॉक्स 20 टन टू 22 टन आजकल समवेयर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं स्ट्रक्चर में। लाइक अगेन क्वालिटी एक मैटर रखता है। अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज कर देते हैं। बट एवरेज क्वालिटी के साथ मैं अगर बात करूं तो एक ग्राउंड माउंटेड में लगभग पर मेगावाट पीक आपको 20 से 22 टन स्ट्रक्चर की आज के डेट में रिक्वायरमेंट है। तो उसके कंपैरिजन में फ्लोटिंग सिस्टम का जो पर मेगावाट स्ट्रक्चर है मतलब ये तो एक दूसरा टाइप का ये मेटल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये फारपीएस स्ट्रक्चर होगा। तो कॉस्ट में अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कॉस्ट थोड़ा सा लो पड़ जाता है। ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ओनली 1-2% का वेरिएशन आपको दिखाई देगा। वाटर इवेपोरेशन ये सब चीजें मैंने आपको एडवांटेज इसका बता दिया। नाउ अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और हमें समझना हो, जैसे कि मैं आपको पहले भी थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि कहाँ पर हम फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बोला ना कि वाटर लॉगिंग एरिया, जिस वाटर में फ्लो ना हो, वाटर क्या हो जस्ट स्टैटिक हो, मतलब वाटर लॉगिंग हो जिसमें फ्लो ना हो, ज्यादा हाई वेव ना हो, उन उस टाइप ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं अपना पीवी सोलर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं। कहीं पर भी आप फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, ओके, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जगह किसी भी जगह हम फ्लोटिंग सोलर जाकर इंस्टॉल कर देंगे। बहुत सारे वाटर रिजर्वर एरिया आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पर उसमें बहुत ज्यादा पानी जाता है, फिर जैसे ही बारिश खत्म हुआ पानी खत्म। तो ऐसी जगह पर भी आप फ्लोटिंग इंस्टॉल नहीं कर सकते। बहुत सारे वाटर लॉगिंग एरिया आपने देखा होगा कि उस एरिया में हाई विंड फ्लो करती रहती है। तो उस हाई विंड फ्लो होने के कारण उस वाटर लॉगिंग एरिया में हाई वेव चलने लगता है। तो ऐसे भी एरिया में आप अपना फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जहां भी हम फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले उस फ्लोटिंग साइट का हम क्या करते हैं सर्वे स्टडी करते हैं। क्या वो रियल में इजी है उस फ्लोटिंग साइट पर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल करना, क्योंकि देखिए हर चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है। हम कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकते कि जहां पर कि एक्स रुपीज हम उससे गेन करेंगे उसके बदले में वाई रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो हमें तो फाइनली कोई चीज इंस्टॉल कर कर हमें एनर्जी सेल कर कर उससे तो कुछ पैसा ही बनाना है। तो जब भी हम कहीं पे भी फ्लोटिंग सोलर लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी साइट सिलेक्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है, ओके। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लोटिंग साइट सिलेक्शन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हम फ्लोटिंग का साइट कंसीडर कर रहे हैं फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल करने के लिए वो ओके है कि नहीं है। बहुत बार आप सबने सुना भी होगा देखा भी होगा कि कहीं पर हमने प्लानिंग कर दिया कि यहाँ पर हमें फ्लोटिंग सोलर लगाना है और बिना प्रॉपर उसके स्टडी साइट की पूरी स्टडी के बिना हमने फ्लोटिंग आंधा मतलब आंख मूंद कर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम डिटेल इंजीनियरिंग में आते हैं काम
काम करना शुरू करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि साइट का जो सिलेक्शन हुआ है वो गलत हो गया। मतलब हमने कुछ सोचकर अपना बजटिंग और सब कुछ प्लानिंग कर ली है, फाइनेंशियल मॉडलिंग तैयार कर लिए उस प्रोजेक्ट का, और इंजीनियरिंग करना शुरू करे तो हमने एक्स रुपीज प्लान किए थे और वहां पर अब एक्स प्लस 30-40 लगना शुरू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में इंजीनियरिंग के टाइम पर ही वो प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लोटिंग सोलर के प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो प्रॉपर फ्लोटिंग साइट का सिलेक्शन मेजर चैलेंज होता है, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर बॉडीज एरिया होती है, जहां पर वाटर रिजर्वर है या पॉन्ड्स है, कुछ भी है, उसका हम पहले सबसे सर्वे और स्टडी करते हैं। जब भी हम वाटर बॉडीज एरिया की सर्वे एंड स्टडी करते हैं, तो कुछ चीजें उसकी स्टडी हम मेजर करते हैं। सबसे पहले वाटर बॉडीज एरिया, ये क्या होता है कि जो पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर जो इकट्ठा हो रहा है, वो कितने स्क्वायर मीटर एरिया में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो वो सबसे पहला चीज है, मतलब वाटर बॉडीज एरिया हम स्टडी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, जो वाटर बॉडीज एरिया है उसका डेप्थ कितना है, मतलब आपका जो वाटर कलेक्शन हो रहा है उसका डेप्थ कितना है, ये भी मेजर चीज होता है। आप लोग सबने देखा होगा, आ, बहुत सारी एरिया होती है वाटर बॉडीज एरिया, जहां पर कि 1 मीटर 1.5 मीटर मतलब सालों भर पानी रहता है। मतलब बहुत सारे, अगर आप देखेंगे किसी रिवर के किनारे या किसी नहर के किनारे, वाटर मतलब हमेशा सालों भर रहता है, बट उसका डेप्थ बहुत कम रहता है। 1 मीटर 1.5 मीटर का ही वाटर, उससे भी कम, 3 फीट 4 फीट भी नहीं जाता है वाटर, बट सालों भर रहता है। उसको भी आप वाटर क्या बोलते हैं, बॉडीज एरिया बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा सालों भर वाटर रहता है, बट उसकी डेप्थ वाटर क्या है, बहुत कम है। तो अगेन ऐसे भी हम चीजें चेक करनी होती है कि वाटर बॉडी जो एरिया है उसका डेप्थ कितना है। प्रॉपर एक डेप्थ भी होना चाहिए, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्या डेप्थ, कैसे डेप्थ का क्या रोल है। तो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज भी हमें देखना पड़ता है कि कितना पानी का डेप्थ है। तीसरा, वाटर लेवल वेरिएशन। अब देखिए, वाटर लेवल वेरिएशन क्यों चाहिए हमें स्टडी करना। आप सबने देखा होगा वाटर बॉडीज एरिया कि वाटर की लेवल में वेरिएशन रहता है। जैसे आप किसी पॉन्ड लीजिए या रिजर्वर लीजिए या कोई वाटर बॉडीज एरिया लीजिए, तो आप उसके किनारे पर जब रहते हैं, तो 1 2 3 डेग अंदर जाते हैं, पैर से अंदर जाते हैं, तो वाटर का डेप्थ कुछ रहता है। आपके कमर तक वाटर आएगा, धीरे-धीरे वाटर का वेरिएशन दिखेगा। आप जितना अंदर की तरफ वाटर के अंदर जाएँगे, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? वाटर में वेरिएशन देख रहे हैं कि आपके साइड पर, मतलब कोई पॉन्ड है, रिजर्वर है, तो साइड पर आपका मान लीजिए 3 फीट वाटर का लेवल है। जैसे अंदर गया तो 4 फीट हो गया, फिर और अंदर गए तो 5 फीट हो गया, फिर और अंदर गए तो 6 फीट हो गया। तो इसको बोलते हैं वाटर लेवल वेरिएशन। तो ये वेरिएशन भी हमें देखना होता है। अब इसलिए हमें देखना होता है कि बहुत सारे पॉन्ड्स या रिजर्वर्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर लेवल की वेरिएशन ह्यूज रहती है। तो वो चीजें भी हमें समझनी होती है जब हम स्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर की हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर टॉप का लोड देखते हैं, तो ये वो सब चीजें हमें समझना होता है। मैं आगे भी गाइड करूंगा, वो इसका रोल है कैलकुलेशंस में। देन नेक्स्ट हमें चीज देखना होता है का वेव हाइट। अब देखिए, वाटर का वेव हाइट का मतलब क्या होता है। आप सब देखते हैं जब हवा फ्लो करता है या हम वाटर में कोई एक स्टोन थ्रो करते हैं, तो वाटर में क्या होता है, उसकी वेव क्रिएट होती है। लाइक ना, साइन वेव की तरह, साइन वेव की तरह क्या होता है, वाटर फ्लो करना शुरू करता है, वेव। तो ये वेव किस हाइट तक जाता है, अब इस हाइट का भी रोल है, क्योंकि आपका जो फ्लोटिंग सोलर है वो कुछ थिक है, कुछ उसका हाइट है। अगर मान लीजिए उस एरिया में हाईली वेव के वाटर आ रहे हैं, तो वो वाटर बार जब भी हाईली वेव चला, तो वाटर क्या आ जाएगा, हमेशा फ्लोटिंग सोलर के सरफेस पर आ जाएगा। अब वो वाटर आपके पीवी मॉड्यूल पर चलेगा, केबल है वहां पर, बहुत सारे कंपोनेंट है, इन्वर्टर है, उनको इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए उसका वेव भी हम देखते हैं कि वो उस वाटर बॉडी एरिया में विंड फ्लो होने के कारण या किसी भी चीज के कारण वाटर की वेव की हाइट क्या बन रही है, उस हाइट को कंसीडर करते हुए फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की हम हाइट डिजाइन करते हैं, या जो मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पर, तो किस हाइट पर इंस्टॉल करना है, वह चीजें हम प्लान करते हैं। तो उसको बोलते हैं वेव हाइट स्टडी। देन होता है वेव की वेलोसिटी।
कि जो वाटर में वेव क्रिएट हुआ, तो वह वाटर का वेव किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। क्योंकि वेव की वेलोसिटी के कारण आपका, अगर मान लीजिए हाई वेव के साथ वाटर फ्लो करने लगा आपका किसी भी कारण, तो वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की पोजीशन को इम्पैक्ट करेगा। यहां से आपको पीछे की तरफ ढकेलेगा, आगे की तरफ ले जाएगा, तो वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में क्या करवा क्रिएट करेगा, मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो हमें वेव को भी समझना पड़ता है, वो वेव की वेलोसिटी के हिसाब से जो हम फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की एंकरिंग करते हैं, तो वो किस स्ट्रेंथ का वायर हमें यूज करना पड़ेगा, किस टाइप का कंक्रीट बॉटम में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट कि वेव से भी हम फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को क्या रखें, वन कांस्टेंट पोजीशन पर हम रख पाए। तो वो वेव की वेलोसिटी भी मेजर रोल प्ले करती है साइट की सिलेक्शन में। देन वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, आई थिंक आप सब जानते हैं कि वाटर में कितना पीएच वैल्यू उसका है, टीएसएस वैल्यू क्या है, उसमें कॉपर कंटेंट क्या है, मतलब बहुत सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं किसी भी वाटर का, ये सब इम्पैक्ट करते हैं आपके बहुत सारे कंपोनेंट पर। तो ये स्टडी हम करते हैं। उसके बाद एक कहलाता है बैथिमेट्री स्टडी। आई थिंक इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो ये स्टडी प्रॉपर हम करते हैं। इस स्टडी में सो मेरी डाटा मिलती है, एक प्रकार से ये लेजर लाइट की हेल्प से ये पूरी वाटर की स्टडी की जाती है, बैथिमेट्री, और ये स्टडी भी हम करवाते हैं। तो इतने स्टडी करवाने के बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि वाटर मतलब जो वाटर बॉडीज एरिया है या रिजर्वर वो कैसा है। ये तो रहा वाटर से रिलेटेड स्टडी का डाटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उस साइड का सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वहाँ की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटीज क्या है, कैसी है, क्योंकि हमें वहां पर बहुत सारे फाउंडेशन वो सब चीजें प्लानिंग करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की या कुछ कंक्रीट की या आपके फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के एंकरिंग करने के लिए। तो वह वहाँ की सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी हो जाता है। देन सॉइल रेजिस्टिविटी टेस्ट करनी पड़ती है, अर्थिंग और उन सब चीजों को प्लानिंग करने के लिए। देन आपका नियरेस्ट पावर इवैक्यूएशन सिस्टम, जहां पर भी आप वाटर बॉडीज एरिया है, वहां से जो पावर आपका जनरेशन होगा, तो वो जनरेशन जाकर नियरेस्ट आपका पावर ग्रिड में फीड होना है। तो वो पावर इवैक्यूएशन या ग्रिड उस लोकेशन से कहाँ है। मान लीजिए आपने कहीं पर साइट की सिलेक्शन कर लिया, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप 1 मेगावाट ही फ्लोटिंग सोलर लगा पा रहे हैं या 2 मेगावाट ही फ्लोटिंग सोलर लगा पा रहे हैं, और ये 2 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर को आपको ले जाकर 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर या लगभग 80 किलोमीटर दूर ले जाकर ग्रिड में फीड करना है। तो ये कोई फिजिबल सेंस नहीं बना। 2 मेगावाट पावर के लिए आपको 80 किलोमीटर या 40 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन डालना, तो ये आपके लिए फिजिबल सोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब वो साइट का सिलेक्शन करेक्ट नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो साइट का मैंने सिलेक्शन किया उसके नियरेस्ट कोई ग्रिड हो, सो दैट कि मैंने प्लांट लगाया और जस्ट 2-3 विद इन 2-3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैंने अपनी उस पावर को क्या किया, ग्रिड में फीड कर दिया। तो आपकी लाइन की कॉस्ट बचेगी, लाइन की लॉसेस में सेविंग होगा। तो ये चीजें भी आपको टेक केयर करनी पड़ती है जब फ्लोटिंग की साइट की आप सिलेक्शन करते हैं। और एक लास्ट होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कि वाटर रिजर्वर की हम बात कर रहे हैं, तो मोस्टली वाटर रिजर्वर मान लीजिए कोई एरिया है और वहां पर आपको प्लांट इंस्टॉल करने के लिए कंपोनेंट वहां पहुंचाने, इक्विपमेंट पहुंचाने हैं। तो वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। मान लीजिए वहां पर कोई बड़ी हेवी व्हीकल जा नहीं पा रहा है, गाड़ी नहीं जा पा रही है उस लोकेशंस में, तो फिर आप वहां पर कैसे सोलर प्लांट इंस्टॉल करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी देखनी पड़ती है कि कहाँ पर उसका मेन रोड है, कहाँ अप्रोच रोड आपको बनानी पड़ेगी, क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको किसी भी साइट की सिलेक्शन से पहले ये देखना है। तो इसको इसको एक प्रकार से चेकलिस्ट बोलते हैं फॉर ए फ्लोटिंग साइट सिलेक्शन। इन पैरामीटर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड चेकलिस्ट फॉर योर फ्लोटिंग सोलर प्लांट साइट सिलेक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है एवरीवन? सर वो पीछे वाला स्लाइड हाँ में ना, हाँ हाँ, ओके, बताइए बताइए। ये सर वाटर लेवल वेरिएशन एक बार फिर बताएंगे सर? ओके, वाटर लेवल वेरिएशन मैंने ये बताया, आप कभी किसी रिवर में
या कभी किसी पॉन्ड में या रिजर्वर में तो पक्का गए होंगे। आपने देखे होंगे कि जो किनारा होता है किसी रिवर का, पॉन्ड्स का, तो वहां पर पानी आपके घुटने तक होता है। थोड़ा सा और अंदर आप वाटर में जाते हैं तो पानी का लेवल, डेप्थ क्या होता है, थोड़ा और बढ़कर आपके कमर तक आ जाता है। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो आपके गर्दन तक आ जाएगा, और थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या आपने देखा कि वाटर का लेवल क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। अब देखिए, ये वाटर का लेवल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी फ्लोटिंग सोलर आपका काम करता है ना, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करता है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल आप जानते ही होंगे कि नीचे से जो वाटर का प्रेशर आ रहा है और ऊपर का एक सरफेस है, ठीक है ना। जैसे आपका कोई भी नाव कुछ भी चलता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपने वाटर का लेवल केवल समझ लिया कि ग्राउंड वाला ही वाटर का, सॉरी, सेंटर वाला ही वाटर बॉडीज का लेवल आपने समझ लिया, सेंटर में आपका वाटर लेवल क्या है, डेप्थ क्या है वाटर का, मान लीजिए कि वहां पर आपका 7 मीटर 8 मीटर का वाटर का लेवल है। और जैसे जैसे आप किनारे की तरफ आ रहे हैं वो 1 मीटर भी नहीं है। और आपने पूरा स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग किस पर कर दिए, सेंटर वाले वाटर लेवल पर। समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता है तो उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से उसका प्रेशर वैल्यू अलग होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा वो कैलकुलेशन। इस केस में क्या होगा ना कि आपके जो किनारे वाले स्ट्रक्चर है वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो हमेशा नीचे चले जाएंगे, दब जाएंगे। समझ में आ रहा है, पानी के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ना एक प्रॉपर वाटर लेवल हमें स्टडी करनी पड़ती है कि कहाँ पर कितने मतलब किनारे से कितने दूर जाने पर कितना 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 वाटर का लेवल है। और फिर उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किनारे से इतने दूर पर ही हमें फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है। ऐसा ना कि हम किनारे से ही फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना शुरू कर दे, किनारे से लगाएंगे तो वो डूब जाएगा, या कुछ टाइम बाद पानी अपने आप सूखने के बाद वो नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए हमें वाटर लेवल की वेरिएशन को समझना पड़ता है किसी भी वाटर बॉडीज एरिया का। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जी सर, ठीक है सर। देखिए, अभी हम इसको समझने जा रहे हैं कि जो आपका फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग सोलर के अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट हम यूज करने जा रहे हैं, कंपोनेंट यूज करेंगे। तो फ्लोटिंग सोलर में जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है उसको कॉमन नेम में हम इसको पोंटून कर बोलते हैं, ओके। या आप इसको फ्लोटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन फ्लोटिंग सपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्लोटिंग सपोर्ट, ओके। जैसे आपके स्क्रीन पर ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना। इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेन फ्लोटिंग सपोर्ट, जिसके ऊपर आपके पीवी पैनल माउंट होते हैं। और ये जो दिख रहा है ना रफ वाला सरफेस वाला, इस पर हम वॉक करते हैं, चलते हैं, इसको हम यूज करते हैं केबल इंस्टॉलेशन करने के लिए, इसका हम यूज करते हैं इन्वर्टर की प्लेसमेंट करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन ये क्या है आपका, देखिए ये अगेन दूसरा क्या हो गया, मेन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर आपका पीवी पैनल इंस्टॉल होगा। पहले क्या होता था ना, जो आपका ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, ये मोस्टली एचडीपी मटेरियल से बनते थे। इस मटेरियल से, एचडीपी मटेरियल से, एचडीपी पाइप आप लोगों ने देखा होगा, वही सेम मटेरियल से। बट आजकल आरएफपी भी आ चुका है, ओके। बट स्टिल बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या हम आप जैसे लोग यूज करने वाले, वो मोस्टली एचडीपी मटेरियल से बने हुए फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, ओके ना। एफआरपी वाले लोग अभी प्रेफर नहीं कर रहे, मोस्टली एचडीपी। अब देखेंगे जो ये मटेरियल का बना हुआ ये है, तो इसका एचडीपी मटेरियल की जो मटेरियल से बना है वो कितना थिक मटेरियल से बना हुआ है, अगेन वो डिपेंड करता है आपकी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन पर कि कितना थिक हमें ये मटेरियल से बनाना चाहिए।
ठीक है, अब किस एंगल पर आप पीवी पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना।